हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं अपनी विजन है इसकी मैगजीन, जो कि अक्टूबर मंथ की है। तो इन्वायरमेंट की काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग यहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन तक देख चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे सी ग्रासेस से। इसके बारे में डेप्थ में समझेंगे कि सी ग्रासेस होती क्या है। फिर यहाँ पे एक ड्रिप प्रोग्राम है जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इसके बारे में डिटेल देखेंगे। एक्चुअली ये प्रोग्राम है बहुत पुरानी, बट न्यूज़ में क्यों है और इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड भी देखेंगे और इसी के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। साइक्लोन वार्निंग सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि हम लोग अक्टूबर मंथ की यहाँ पे मैगजीन देख रहे हैं, तो साइक्लोन से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ है और अम्फन साइक्लोन वगैरह भी आई है, तो इसलिए और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और साइक्लोन वार्निंग सिस्टम के बारे में देखेंगे कि साइक्लोन के आने से पहले किस तरीके से वार्निंग दिया जा सकता है, क्या क्या यहाँ पे प्रोविज़न है। सॉरी, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेसन देखने के लिए आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करनी है। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए यहाँ पे क्विज़ है। तो प्रीवियस लेसन अगर आपने इन्वायरमेंट की देख रखी है, तो अब आप लोग को यहाँ पे टाइम आ गया है कि अब आप लोग जवाब दीजिए। सबसे पहले बताना है कि व्हाट इज़ ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग से आप लोग क्या समझते हो। सेकंड, आपको बतानी है कि कौन सी यहाँ पे गैसेस है जो कि कौन सी यहाँ पे कंट्री है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेस्टिसाइड्स के वर्ल्ड में। तो किस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बतानी है। थर्ड है कि कौन सी ऐसी गैस है जो कि एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करती है। एसिड रेन होने के लिए जो कंट्रीब्यूट करती है वो कौन सी गैस है, जिससे कि डायरेक्ट हार्म होता है हमारे ट्रीज़ प्लांट को, और साथ ही कैसे, तो इनकी टिश्यूज़ जो है ना वो डैमेज होती है ये सारी चीज़ें से। ठीक है। तो फिर आपको बताना है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशंस जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है। और अभी रिसेंटली 8 न्यू बीचेस को हमारे यहाँ की उसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो अगर आप लोग रिवाइज़ करने के लिए यहाँ पे अपना नाम बताना चाहते हो, यहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का नाम बताना चाहते हो, तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके से आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि टोटल अब हमारे यहाँ 9 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस हो चुकी है। तो इसलिए अब आप लोग को 9 के बारे में आपको याद रखना है कि कौन कौन सी बीचेस हैं। ठीक है। और आज के लिए आप लोग डेली मीन्स यहाँ पे आंसर राइटिंग देख लीजिए। आज के लिए एथिक्स केस स्टडी है। देखिए केस स्टडी बहुत अच्छी है, इसका आंसर आप लोग को देना है। कमेंट बॉक्स में दीजिए, या फिर आप लोग अपनी आंसर जो डेली लिखते हो और लिख कर जो आप लोग भेजते हो, क्योंकि आप लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, मेरे द्वारा पोस्ट किया जा रहा था, मैं यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट कर रही थी इस तरीके का केस स्टडी, बट आप लोग का था कि मैं यहाँ पे डेली आंसर राइटिंग में भी इसको इंक्लूड करूँ, जिससे कि आप इसको सही तरीके से लिख भी सको। तो बेटर है कि यहाँ पर मैं कभी कभी आपको केस स्टडीज़ भी देते रहूँगी। तो आइए देख लेते हैं क्या है केस स्टडीज़ में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बार रवि जो है मार्केट गया अपनी मदर के साथ, और वो शॉपिंग करने के लिए मदर के साथ जो है मार्केट गया। वहाँ रवि को ये दिखा कि जो शॉपकीपर्स है ना, उन्होंने अपनी दुकान में बच्चों को रखे एज अ अटेंडेंट, और उनके साथ जो है बहुत बुरा बिहेव भी कर रहे हैं, अच्छे से ना बात कर रहे हैं ना ट्रीट कर रहे हैं। रवि को ये सारी चीज़ें देखकर बहुत टस्ट हुआ, और रवि को बहुत गुस्सा भी हो आया। एक शॉपकीपर्स के साथ तो वो इस इशूज़ के ऊपर जो है वो आर्गू भी करने लगा। तब उसकी मम्मी जो है उसको रोकी, रवि को रोकी, और उसको एक्सप्लेन की कि अगर ये शॉपकीपर जो है इस बच्चों को रिमूव कर देंगे अपने शॉप से, तो उस बच्चों के पास कोई भी अर्निंग सोर्सेज नहीं होगा। तो ये तो स्टोरी है, ठीक है, एक केस है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या रवि को जो है ना, व्हाट शुड रवि डू इन कॉन्सोनेंस विथ मोरल क्वालिटी इन दिस सिचुएशन, यानी कि इस सिचुएशन में रवि को क्या करना चाहिए मोरल क्वालिटी के साथ, आपको बतानी है। सेकंड है कि डिस्कस करना है लिमिटेशन, यानी कि वेरियस पॉसिबल एक्शन दैट रवि इज सपोज टू टेक, यानी कि इस केस में क्या क्या ऐसा एक्शन है जो कि ऐसा पॉसिबल एक्शन होना चाहिए जो कि रवि के द्वारा इस केस में वो ले सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी लिमिटेशंस भी आपको लिखनी है, और पॉसिबल एक्शंस जो है उसकी लिमिटेशंस भी आपको यहाँ पे राइट डाउन करनी है। तो ये क्या क्या हो सकता है उसको आप लोग सोच सोच के जो है अपने आप को इस स्टडी में रखिए और उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है। 250 वर्ड में लिखने का कोशिश कीजिएगा। 25 मार्क्स की एक केस स्टडी है। तो चलिए इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कुछ न्यू है इसलिए आप लोग कुछ हर एक टॉपिक को, यानी कि GS1, GS2, GS3, GS4 जो है आपका अप टू 31 जनवरी ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप लोग भी अपने आंसर को भेजना चाहते हो हमारे पास, और हम लोग उसको इवेल्युएट करके आप लोग के पास ये बताएं कि आपके आंसर कितनी अच्छी है, या फिर आपके आंसर में क्या कमी है, आपको किस तरीके से इंप्रूव करना चाहिए, उसके लिए आपको हमारी जो UPSC मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करना है। और उसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग को हमें मेल करना होगा इस जीमेल ID पे। ठीक है। आइए अब हम लोग आर्टिकल पे चलते हैं। तो आज की लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं सी ग्रासेस से। अब ये सी ग्रासेस न्यूज़ में क्यों है, पहले ये समझिए।
रिसेंटली साइंटिस्ट के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि जो सी ग्रासेस है ना उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट और रीस्टोर करना ज़रूरी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और प्ले करेगा भी किसमें, तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में। आज की डेट में हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज कहने का मतलब है कि ग्लोबल इमिशन हमारी बढ़ रही है, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो इमिशन है, ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन है वो बढ़ रही है। उसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के कारण जो है सो मेनी एन नंबर ऑफ जो है यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो मेन प्रॉब्लम जो हो रही है वो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन के कारण ही हो रही है और उसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। इसी को हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए सरकार बहुत तरीके के यहाँ पे नुस्खे आजमा रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी ये काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे वन ऑफ द एक की रोल पॉइंट कहा जा रहा है वो है यहाँ पे सी ग्रासेस। तो सी ग्रासेस हो तो सी ग्रासेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ग्रासेस मतलब क्या होता है कि जो भी आप लोग ज़मीन में ग्रासेस देखते हो, घास देखते हो, उसको तो हम लोग सिंपली ग्रासेस कहते हैं। लेकिन वही ग्रासेस अगर आप लोग सी में देखते हो, समुद्र में देखते हो, तो उसी उसी को हम लोग सी ग्रासेस कहते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल भाषा में आपके लिए समझने के लिए हुआ। लेकिन टेक्निकल भाषा में अगर आप जाओगे तो सी ग्रासेस को हम लोग घास फूस नहीं कहते, सी ग्रासेस को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, यानी कि फूलों का पौधा कहते हैं, जो कि यहाँ पे सेलाइन मैराइन जो वाटर है ना, यानी कि जो पानी है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो ग्रो होता है, जैसे बेस या फिर लगून वगैरह आपको देखने को मिलता है। अब दो बातें आती है कि बेस और लगून्स, इट मीन्स बेस एंड गल्फ, ओके। तो ये दो आपका जो है एक प्रॉब्लम वाली टॉपिक होती है, किसको बेस कहते हैं किसको गल्फ कहते हैं, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। तो बे ऑफ बंगाल है, आपने देखा है। गल्फ आप देखते हो, पर्शियन गल्फ हो गया, गल्फ ऑफ ओमन हो गया, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। तो बहुत जगह आपको गल्फ देखने को मिलता है, बहुत जगह आपको बेस देखने को मिलता है। बट ऐसा कहा जाता है जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो तीनों ओर से एक ऐसा जगह जो तीनों ओर से अगर ज़मीन से अगर घिरा है और एक जगह वो अगर समुद्र से या फिर कोई सी से अगर ओपन है तो उसको हम लोग बे कहते हैं, ठीक है। यही चीज़ आपका गल्फ भी होता है, लेकिन गल्फ में क्या होता है ना कि वो तीनों ओर तो लैंड से घिरा हुआ है, लेकिन उसकी नैरो वो प्लेस होता है, लेकिन गल्फ आपका ब्रॉड प्लेस होता है। लेकिन ऐसा कहीं भी डिफाइंड एग्जैक्टली नहीं है ना कि गल्फ बड़ा होता है या फिर बे बड़ा होता है। लेकिन आप लोग जोग्राफी के बुक में पढ़े होंगे तो उसमें बाकायदा ये बताया गया है कि गल्फ का साइज़ बड़ा होता है, बे का साइज़ छोटा होता है। गल्फ के कंपैरिजन में बे छोटा होता है, लेकिन फिर भी देयर इज़ एन एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन कहाँ है, तो आप बे ऑफ बंगाल देख सकते हो। बे ऑफ बंगाल बहुत बड़ा है। अगर 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 इसको हम लोग कंपेयर करें गल्फ ऑफ ओमन, गल्फ ऑफ मैक्सिको के कंपैरिजन में, ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल बहुत बड़ा है, ये एक एक्सेप्शन माना जाता है। बाकी आप लोग पूरे वर्ल्ड मैप में देख लो, कहीं भी आपको बे जो है ना इतना बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। तो बे ऑफ बंगाल हमारा एक एक्सेप्शन है, उसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो जोग्राफी अगर आप लोग से पूछा जाएगा तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि गल्फ की साइज़ बड़ी होती है, बे की साइज़ छोटी होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सेप्शन की बात कर लूँ तो ये हम लोग का जो है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है। तीनों तरफ से आप देख सकते हो कि ये लैंड से घिरा हुआ है, लेकिन एक तरफ से ये जो है ओपन है, और ओपन है तो यहीं पे आपको जो है सी ग्रासेस ज़्यादा देखने को मिलता है इस वाले रीजन में, ठीक है। साथ ही साथ और देखते हैं, इस वाले फिगर में आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, यहाँ पे देखिए पर्शियन गल्फ है और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमन है। तो ये वाली जो रीजन है तीनों ओर से, यहाँ पे भी अगेन ये लैंड से घिरा है और एक जगह ये ओपन है और वो भी नैरो आपको देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग गल्फ कहते हैं। वही सेम आपको यहाँ पे पर्शियन गल्फ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ हो गया, ये आपका जो है गल्फ ऑफ ओमन हो गया। ये मैप में देखने में इतना छोटा लग रहा है ना, लेकिन एक्चुअली ये रीजन बहुत बड़ा है। लेकिन और जगह अगर आप बे देखोगे, बे ऑफ बंगाल से कंपेयर नहीं करना है आपको, क्योंकि बे ऑफ बंगाल जो है आपका एक्सेप्शन माना जाता है, ठीक है। कभी कभी जो है ना स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, बट वो एक एक्सेप्शन माना जाता है। उसको आप लोग छोड़ के और भी बे देखोगे तो उसके कंपैरिजन में गल्फ की साइजेस बड़ी होती है। और इस रीजन में ही जो है सी ग्रासेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं जहाँ पे ये गल्फ होता है, क्योंकि ज़मीन में ग्रास होते हैं ना, और इसी ज़मीन से अगर सी लगी रहती है तो यहाँ पे भी अगर पानी लगा होता है तो यही ग्रास यहाँ पे भी आपके जो है बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उस पानी में भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ज़मीन से लगा हुआ जो रीजन होता है ना, पानी वाला जो जगह होता है, वहाँ पर आपको सी ग्रासेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और लगून वगैरह भी होते हैं, जो कि आप देखते हो कि हमारा जो चिल्का लेक है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा लगून है, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि उस तरीके के लगून में बहुत ज़्यादा जो है सी ग्रासेस होते हैं।
अब सी ग्रासेस जो यहाँ पे आपका सी में होते हैं ना, उसकी स्ट्रक्चर और थोड़ी सी लुक वाइज आप देखोगे वो डिफरेंट होता है जो ज़मीन में होता है। ऑब्वियस है, क्योंकि दोनों की जो पैदावार हो रही है, दोनों जो ग्रो हो रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हो रहे हैं। क्योंकि ज़मीन में आप देखते हो कि अलग ही कंडीशन होता है और पानी में उसी चीज़ को रख दो तो उसकी अलग ही कंडीशन होती है। तो इस तरीके के सी ग्रासेस में आपको बाकायदा रूट्स भी देखने को मिलेंगे, स्टेम भी होते हैं और लीव्स भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्लावर और सीड्स भी होते हैं। लेकिन जो ज़मीन में आपको देखने को मिलेंगे उसमें रूट्स, स्टेम और लीव्स तो होते ही है, लेकिन आपको फ्लावर्स और सीड्स देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, ये फ्लावर्स और सीड्स जो है ना, ये एक्सेप्शंस है जो कि आपको यहाँ पे सी ग्रासेस में देखने को मिलेंगे। तो वैसे भी एक ट्विस्ट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा कि आप जो है ना रिलेट करके पढ़ने का कोशिश करो, क्योंकि यूपीएससी की स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे कभी भी सी ग्रासेस के बारे में नहीं पूछेगी। उनको अगर पूछना होगा ना तो वो यहाँ पे कुछ भी और चीज़ों के साथ जो है कंपेयर करके पूछ लेगी, या फिर इसी से रिलेटेड कुछ और है तो उसके बारे में पूछ लेगी। तो सी ग्रासेस है तो सी ग्रासेस से रिलेटेड, आपका ग्रासेस है तो क्या पता ग्रासेस के बारे में पूछ ले। तो इस तरीके से आपको जो है ना थोड़ा ओपन माइंडेड होकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब सी ग्रासेस की इंपॉर्टेंस समझिए कि क्या इंपॉर्टेंस है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और क्या इंपॉर्टेंस है जिसके थ्रू हम लोग क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको हम लोग इकोसिस्टम का इंजीनियर कहते हैं। आप कह सकते हैं कि इंजीनियर कह रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ी बात है, जो कि हमारे वाटर क्वालिटी को मेंटेन करता है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे आप लोग देखो कि सी ग्रासेस में जो है 11% तक ऑर्गेनिक कार्बन जो है ये सिक्वेस्टर करता है, यानी कि यहाँ पे कार्बन को जो है वो खींचता है अपनी तरफ। अब ज़मीन में जो फॉरेस्ट हम लोग जंगल लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, क्यों इतनी सरकारें कहती है कि पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने का मतलब क्या होता है ना कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कहने का क्या मतलब है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर को हम लोग को घटाना है, तो टेम्परेचर घटाने का दो रास्ता है। एक तो यहाँ पे इमिशन कम कर दीजिए, जो कि ऑलरेडी अभी हम लोग इससे पहले सल्फर डाइऑक्साइड की इमिशन के बारे में पढ़े हैं। तो इमिशन कम कर दो, हर जगह कट डाउन कर दो, उसका ऑल्टरनेटिव ले आओ। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि एटमॉस्फेयर में कार्बन की मात्रा जो बहुत ज़्यादा है ना, उसको घटाना है। तो उसको घटाने के लिए क्या करना है कि ज़मीन पे तो पौधे बहुत ज़्यादा लगाना है, क्योंकि पौधे क्या करते हैं ना, वो ग्रीन ग्रीन रहते हैं, तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन रहता है ना वो उसको अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे फॉरेस्ट सबको जो है ना कार्बन सिंक भी कहते हैं, कि वो अपनी तरफ जो है कार्बन को खींच के रखते हैं, जिससे कि एटमॉस्फेयर में कार्बन की मात्रा कम हो जाती है। तो ये तो हो गया लैंड में। वही चीज़ काम करता है सी ग्रास ओशन में। जब सीज में सी ग्रासेस होते हैं ना, तो वो भी यहाँ पे क्या करते हैं कि कार्बन को ट्रैप करता है, कार्बन को जो है ना एटमॉस्फेयर से वो खींचता है और अपने पास रखता है। और ये बताया जाता है कि 11% तक जो है ओशन में ऐसा कार्बन जो है सिक्वेस्टर कहा जा रहा है। साथ ही साथ ये न्यूट्रिएंट को भी फिल्टर करते हैं। और ये जो है ना लैंड बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ है जिससे ये आपका रिलीज़ किया जाता है, तो ये न्यूट्रिएंट को भी फिल्टर करते हैं। साथ ही साथ ये सी बॉटम्स को भी स्टेबलाइज करते हैं, जो कि लैंड ग्रासेस में जैसे किया जाता है। यानी कि जो ज़मीन है, ज़मीन में जब यहाँ पे ग्रासेस होती है तो ग्रासेस क्या करते हैं, ग्रासेस की जो जड़ होती है ना वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। इरोजन के टाइम में मिट्टी जो है ना एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। जब इरोजन होता है तो मिट्टी की जो फर्टाइल लैंड सॉइल होती है ना वो बह के चले जाती है, तो ये ग्रासेस क्या करते हैं कि उसको बांध के रखते हैं। वही काम यहाँ पे ओशन में सीज में क्या किया जाता है कि ये जो सी ग्रासेस होते हैं ना, ये भी यहाँ पे ओशन को जो है इस तरीके से पकड़ के रखते हैं और बॉटम लेवल को ये स्टेबलाइज करते हैं, जिससे कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो है, जो मैराइन ऑर्गेनिजम्स है, वो बढ़िया तरीके से जो है वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। साथ ही ये जुवेनाइल जो छोटे छोटे और जो एडल्ट फिशेस होते हैं ना, उसको लार्ज प्रीडेटर से भी बचाते हैं। यानी कि इस तरीके का ग्रासेस होता है तो उसमें वो छुप भी जाते हैं, तो वो उसको छुपने के लिए भी एक शेल्टर जैसा प्रोवाइड भी करते हैं। साथ ही सी ग्रासेस जो है फूड भी प्रोवाइड करते हैं और हैबिटाट भी है। यानी कि अभी मैं बताई छोटे छोटे फिश हो गए, ऑक्टोपस हो गए, बहुत सारे क्रैब्स वगैरह होते हैं जो मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसको छुपने में काफ़ी मददगार होते हैं और ये भोजन भी उनको प्रोवाइड करते हैं। इसको हम लोग जो है ना लंग्स ऑफ द सी भी कह सकते हैं। यानी कि अब तक आपने देखा कि इतने सारे इसके एडवांटेजेस हैं, तो यानी कि ये लंग्स है। लंग्स क्या होता है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। अभी आप लोग देख रहे हो कि कोरोना वायरस हो रहा है, तो कोरोना जब वो वायरस जब हमारे अंदर चला जाता है तो क्या करता है, हमारे लंग्स को ट्रैप करता है। हमारे लंग्स को ट्रैप करता है तो उससे हम लोग सांस नहीं ले पाते और सीधे हम लोग मर जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसको भी सी ग्रासेस को वही कहा जा रहा है कि अगर सी ग्रासेस ना हो तो यहाँ पे जो है मैराइन ऑर्गेनिज्म सांस नहीं ले पाएंगे और हमारी जो ये बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं डेड हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम लोग फर्टिलाइजर्स के भी जैसा इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर सैंडी सॉइल के लिए भी। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सारे टाइप्स के सबस्ट्रेटेड्स रहते हैं, यानी कि लेयर रहते हैं। मड टू रॉक आपको देखने को मिलेगा सीज में, और ये एक्सटेंसिवली मडी और सैंडी सबस्ट्रेटेड में ये आपका पाया भी जाता है सी ग्रासेस जो है ना दोनों तरीके से ये रिप्रोड्यूस होता है। ये सेक्सुअल और ए सेक्सुअल मेथड दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल आपको देखने को मिलेगा कि बायोटिक ऑर्गेनिजम्स में आपको सेक्सुअल देखने को मिलता है, जिसमें कि आपके आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं और साथ ही साथ जो है ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं। ए बायोटिक होता है जिसमें कि
इस तरीके का आपका जो है ना थोड़ा अलग होता है बायोटिक फीचर से। तो ये एकदम बेसिक सा साइंस का चीज़ है। तो ये दोनों तरीके से जो है ये रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। साथ ही आप देखो कि ये टेरेस्ट्रियल प्लांट से ही यहाँ पे इवॉल्व होते हैं, और लगभग आप देखोगे कि 70 से 100 मिलियन ईयर्स अगो पहले भी इसको देखा गया है। और साथ ही साथ ये सारे कोस्टल रीजन में होते हैं, यानी कि इंडिया के सारे कोस्टल एरिया में ये पाए जाते हैं। इवन पाक स्टेट में, और जो गल्फ ऑफ मन्नार है तमिलनाडु में, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। लेकिन आज की डेट में ये थोड़े थ्रेटेंड है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण, सॉरी क्लाइमेट चेंज के कारण ही, क्योंकि इसकी जो यहाँ पे प्रोटेक्शन है वो उतना ज़्यादा होता नहीं है, तो इसकी मात्रा कम होते जा रही है। ठीक है, सी ग्रासेस को रीस्टोर करने के लिए यहाँ पे तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है कुछ स्टेप्स लिया गया है। वो भी कहाँ पे, तो गल्फ ऑफ मन्नार में, क्योंकि अभी आप देखें कि गल्फ वाली रीजन और बे वाली रीजन में ही ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो वहीं पर इसको रीस्टोर करने का काम भी किया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट सी ग्रासेस अगर हम लोग देखें तो सी काउ ग्रास है, इसकी कुछ साइंटिफिक नेम भी है, तो ये भी आप देख सकते हो। थ्रेडी सी ग्रास है, निडल सी ग्रास है, फ्लैट टिप्ड सी ग्रासेस है। थ्रेट क्या है सी ग्रासेस को? सबसे पहला है कि नेचुरल डिजास्टर्स है, जैसे कि ग्रेजिंग है, जितने भी जो मैराइन ऑर्गेनिजम्स है वो भी चढ़ते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स वगैरह खाते हैं, तो वो भी यहाँ पे खाते रहते, जिससे कि यहाँ पे ख़त्म होने की चांसेस है। स्टॉर्म वगैरह आता है, जैसे तूफान आता है, तो आप लोग देखते हो कि हमारे जो ज़मीन की घासेस है वो झुक जाते हैं, वापस बाद से फिर वो जो है खड़े हो जाते हैं। लेकिन यही है कि सी ग्रासेस अगर झुक जाए, मर जाए, तो फिर उसमें दिक्कत होता है। साथ ही साथ जो है ह्यूमन डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या क्या है, जैसे कि यूट्रोफिकेशन है। यूट्रोफिकेशन कहने का मतलब क्या होता है कि जब पानी में आपका नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए, तो नाइट्रोजन की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि एल्गी जो होती है उसकी भी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं ना, उनको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, या तो यहाँ पे मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जो रहने की जगह है, जितने भी जीव जंतु है वो यहाँ पे बर्बाद हो रही है। ओवर फिशिंग हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है मत्स्य पालन हो रहा है, न्यूट्रिएंट का रिलीज़ हो रहा है। तो ये सारे कुछ यहाँ पे ह्यूमन डिस्टर्बेंस है, जिसके कारण जो है सी ग्रासेस को थ्रेटेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से सी ग्रासेस के बारे में थी। आई होप कि आपको यहाँ पे कोई भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। अगर फिर भी होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपको समझाऊंगी। अब आते हैं ड्रिप प्रोग्राम में, जो कि है डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि जितने भी डैम है हमारे कंट्री में उसको रिहैबिलिट करना है। रिहैबिलिट करने का क्या मतलब होता है कि जैसे पुराने जो डैम बने हुए हैं 100 साल पहले, तो आज के डेट में तो वो 100 साल पहले वाला ही डैम तो नहीं चलते रहेगा, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, उसमें कुछ चीज़ें खराबी होती है तो उसको फिर से ठीक करना होता है। टाइम टू टाइम कुछ अपग्रेड मशीनें भी लगाई जाती है, कुछ अच्छा तरीके से वहाँ पे टेक्निक्स ये सारे चीज़ें इंप्रूव की जाती है। तो वही सारे डैम को जो है रिहैबिलिट करना है और टाइम टू टाइम उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, उसी के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट आया है। तो इस बार न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा यहाँ पे जो ड्रिप का फेज़ 2 एंड फेज़ 3 जो है ना, उसको यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इंडिया की रैंक अगर हम लोग देखें तो 3rd है। अब किस चीज़ में 3rd है, और 3rd किसके बाद है, तो चाइना और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद है। यानी कि हमारे पास आप देखो कि 5334 लार्ज डैम है ऑपरेशन में, जिसमें कि 411 डैम्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और बहुत सारे थाउजेंड्स स्मॉलर डैम्स भी है हमारे पास। यानी कि नंबर ऑफ डैम्स में जो है हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड में 3rd नंबर में आते हैं। ये सबसे पहली बात है। सबसे ज़्यादा डैम किसके पास है, तो चाइना के पास भी है, और 2nd नंबर पर जो है यूएसए के पास है, और 3rd नंबर पर हम लोग आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारे कंट्री में डैम्स की जो है कितनी सारे नंबर्स हैं। ये जो डैम्स है ना, ये हमें क्या करते हैं, तो वाटर सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एग्रीकल्चर ग्रोथ में और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी। आज की डेट में हम लोग देखें, क्योंकि सही तरीके से हमारे यहाँ की जो डैम है ना, हमारे यहाँ की जो डैम है कुछ, वो अंग्रेज जब हमारे यहाँ शासन कर रहे थे तो उस समय वो बना कर चले गए थे, लेकिन हम लोग जो है ना उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाए, टाइम टू टाइम जो है उसको यहाँ पे अपग्रेड नहीं कर पाए, तो कुछ डैम जो है सही तरीके से प्रॉपर काम भी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो है मेंटेनेंस नहीं करने के कारण, कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण भी जो है इस डैम्स में कुछ रिस्क देखने को मिल रहा है, और केसेस ऑफ फेलियर भी देखने को मिल रहा है। सो इसी चीज़ को देखते हुए 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन के द्वारा जो है सेंट्रल वाटर कमीशन, जो कि यहाँ पे वाटर के ऊपर ही काम करती है, उनके द्वारा ये प्रोग्राम लाया गया, ड्रिप प्रोग्राम। अब ड्रिप प्रोग्राम जो है आप लोग समझ रहे हो कितना बड़ा प्रोग्राम है। इसमें हमारे 5400
एक सेकेंड, 334 यहाँ पे टोटल डैम है, ठीक है। नंबर भी याद कर लीजिए क्योंकि एग्जैक्ट है तो आपको सहूलियत होगा। 411 डैम्स जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 5334 लार्ज डैम है जो कि ऑपरेशन में। तो इतने लार्ज नंबर पे जो डैम है इसको वापस से मेंटेन करना है, इसको वापस से जो है न्यू जो अगर कोई भी टेक्निक न्यू अगर कोई भी इक्विपमेंट है वो सारी चीज़ें लगाने में तो हमारे हालत की जो है ना पसीने छूट जाएंगे, हमारे सरकार की जो है ना पसीने छूट जाएंगे। और फंडिंग कौन करेगा? फंडिंग तो यहाँ पे इतना हो नहीं पाएगा सरकार से, तो इसीलिए इसको और ज़्यादा सही तरीके से बेटर तरीके से यहाँ पे काम करने के लिए वर्ल्ड बैंक का सहारा लिया गया। तो वर्ल्ड बैंक की मदद के साथ हम लोग ड्रीप प्रोग्राम को जो है ना यहाँ पे आगे लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ पे फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 3 है, जिसको यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने फिर हामी करी है कि चलो ठीक है आप लोग अपने डैम को जो है फिर से पुनर्जीवित करो, सही तरीके से डैम काम करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए। तो इतना ज़्यादा अगर डैम है तो वर्ल्ड बैंक का सहायता लेना ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे वर्ल्ड बैंक से काम नहीं चला था तो यहाँ पे एक और बैंक को हम लोग इंक्लूड कर लिए जो कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, AIIB है। आपको बताना है कि AIIB का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है। अभी आप लोग पॉज करके कमेंट डाउन कीजिए, उसके बाद जो है आगे वीडियो देखिएगा। तो ये वर्ल्ड बैंक और AIIB के साथ जो है यहाँ पे हम लोग इन दोनों की मदद से, इन दोनों के फाइनेंशियल मदद से जो है हम लोग यहाँ पे फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 को आगे के लिए यहाँ पे लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रिप प्रोग्राम के बारे में अब डिटेल में देखते हैं। प्रोग्राम का एम क्या था? एम था कि यहाँ पे सेफ्टी और जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है डैम का उसको और ज़्यादा अच्छा करना है, साथ ही हमारे यहाँ की जो सिस्टम है उसको और तरीके से यहाँ पे मजबूत करना है। इसका 3 ऑब्जेक्टिव था। पहला क्या है इस प्रोग्राम का कि आप लोग समझ ही रहे हो कि जितना भी पुराना डैम है उसको फिर से रिहैबिलिटेट करना है और इम्प्रूव करना है, उसका एफिशिएंसी इम्प्रूव करना है, ठीक है, जिससे कि लोगों की सेफ्टी के लिए यहाँ पे हो और साथ ही साथ जो रिवराइन इकोलॉजी है वो बेटर तरीके से यहाँ पे हो। सेकेंड है कि डैम सेफ्टी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग है, यानी कि यहाँ पे फिजिकल रिहैबिलिटेट करना है, यानी कि अगर ज़रूरत पड़े तो न्यू डैम भी यहाँ पे बनाना है और जितने पुराने डैम है अगर उसमें कहीं भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कहीं कमी है तो उसको यहाँ पे इंश्योर करना है। साथ ही साथ यहाँ पे स्किल्ड और ट्रेंड मैन पावर को भी लेकर आना है जिससे कि डैम का जो ऑपरेशन है वो और बेटर तरीके से हो सके। इतना काम हो गया तो थर्ड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि प्रोजेक्ट को मैनेज करके चलना है, यानी कि सही तरीके से डैम को जो है मैनेज करके यहाँ पे चलना है। तो ये यहाँ पे 3 इसका ऑब्जेक्टिव था। इससे बेनिफिट क्या निकल कर आएगा? इससे बेनिफिट ये निकल कर आए कि हम लोग जो है यहाँ पे इस प्रोग्राम से क्या होगा कि स्टेट को अनेबल किया जाएगा और जो डैम ओनर है उनको अनेबल किया जाएगा कि वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे एक्सटेंड करें और कुछ एक्टिविटीज़ भी करें, यानी कि कुछ ऐसे सेलेक्टेड डैम्स होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनको और ज़्यादा सही तरीके से देखें। और इस प्रोजेक्ट से जो है ना यहाँ पे कंप्लीट प्रोविज़न दिया गया है, जो एक कानून निकल कर आया था डैम सेफ्टी बिल 2019 का, तो उसकी प्रोविजंस भी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो पाएगी और इससे हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट कर पाएंगे। साथ ही साथ अप्रॉक्सीमेट ये बताया जा रहा था कि 1 लाख यहाँ पे जो है % जो है वो यहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर्स होंगे और 2.5 लाख पर्सन जो है वो यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल होंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन होगा वो दोनों के लिए होगा, अनस्किल्ड पर्सन और स्किल्ड पर्सनस के लिए भी होगा अगर हम लोग यहाँ पे डैम सेफ्टी बिल को यहाँ पे इनैक्ट करते हैं। तो अब ये डैम सेफ्टी बिल है क्या, इसके बारे में भी देख लीजिए। ये जो बिल है इसमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि पूरी तरीके से जो डैम है हमारे कंट्री में उसको सही तरीके से सर्विलांस किया जाएगा, देखा जाएगा, उसको इंस्पेक्ट किया जाएगा, उसके ऑपरेशन को देखा जाएगा और टाइम टू टाइम मेंटेन भी किया जाएगा। इसमें क्या क्या प्रोविज़न है? सबसे पहला है कि यहाँ पे नेशनल और जो स्टेट कमेटी है डैम सेफ्टी के ऊपर उनको यहाँ पे काम दिया जाएगा, यानी कि उनका काम होगा, हर एक स्टेट के अपने डैम होते हैं, जैसे कि आप झारखंड स्टेट की बात करो तो वहाँ पे कुछ डैम है तो उनमें अलग प्रॉब्लम होगा, तमिलनाडु का जो वहाँ पे डैम है वहाँ पे अलग प्रॉब्लम होगी, महाराष्ट्र के डैम का अलग प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ये चीज़ें दी गई है कि आप लोग के स्टेट में जितने भी डैम है उसमें अगर जिस तरीके का प्रॉब्लम है उसके लिए उस तरीके का काम आप लोग कीजिए। तो यहाँ पर नेशनल और जो स्टेट कमेटी है ना उनको बनाया गया है, एक तो नेशनल लेवल पर बनाया जाएगा जो कि देखते रहेंगे कि ठीक है 28 स्टेट जो है सही तरीके से अपने यहाँ डैम को यहाँ पर रिहेबिलिटेट करने का काम कर रही है कि नहीं कर रही है। साथ ही हर एक स्टेट में भी कमेटी होगी जो कि वो अपने स्टेट में जितने भी डैम होते हैं ना उनको वो ठीक करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे और उनको वो सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए उसमें काम किया जाएगा, ठीक है। साथ ही नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई जाएगी, यानी कि डैम की सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा अथॉरिटी बनाया जाएगा जो कि पूरे काम को वो देखेंगे, टाइम टू टाइम रेगुलेट करेंगे, एक साल में, 6 महीने में, 2 साल में, अगर उनको जैसा लगता है कि यहाँ पे काम हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उस हिसाब से जो है वो यहाँ पे हायर अथॉरिटी को वो यहाँ पे रिपोर्ट भी देंगे।
स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, जिसमें कि यहाँ पे सही तरीके से आपका इंस्पेक्ट किया जाएगा, सर्विलांस किया जाएगा और यहाँ पे डैम किस तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, मेंटेनेंस उसका ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा। तो इसमें यही प्रोविज़न था कि यहाँ पे आपका जो है पूरी तरीके से ये एक ऐसा कानून हमारे यहाँ लाया जा रहा है। देखिए, कानून लाने से क्या होता है ना कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और जो नेशनल गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, अगर वो काम सही से ना करें तो उसके लिए कंप्लेन भी हो सकता है और उनके ऊपर पेनाल्टी, ये सारी चीज़ें भी लगेगी। तो कानून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कानून के तहत जो है काम सही से हमारे कंट्री में होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं, इनबिल्ट भी है। इसके साथ साथ डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है, यानी कि इसके लिए धर्म एप्लीकेशन भी लाया गया है, जो कि एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि क्या है ना कि कलेक्शन होगा, यानी कि जितने भी डैम सेफ्टी डेटाज है उसको कलेक्ट किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा और सारे लार्ज डैम जो हमारे इंडिया में है। तो धर्म, ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ धर्म। तो धर्म आपको याद रखना है कि ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि आप लोग जो है बैठे बैठाए देख सकते हो। आप नहीं देख सकते हो, जो अथॉरिटी है जिनके अंडर में ये फंक्शंस दिए गए हैं, वो सारे अथॉरिटी इसको जो है बैठे बैठाए देख सकते हैं कि जितने भी लार्ज डैम है हमारे कंट्री में, उसकी काम कैसे चल रही है, उसको मैनेज कैसे किया जा रहा है और उनके मैनेजमेंट का सारा डेटा उनके पास यहाँ पे रहेगा। उसी के साथ यहाँ पे सिस्मिक हैज़ार्ड असेसमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जो कि एक अगेन वेब बेस्ड इंटरैक्टिव एप्लीकेशन है, जिसमें कि यहाँ पे सिस्मिक हैज़ार्ड यानी कि जितने भी डैम है 5334 हमारे यहाँ जो भी डैम है ना, उसमें किस तरीके का हैज़ार्ड है कि नहीं। जैसे अर्थक्वेक आती है तो कुछ डैम में आपको क्रैक देखने को मिलेगा, कुछ तो डैम यहाँ पे जो है काम करना बंद कर देते हैं। बहुत तरीके का प्रॉब्लम होता है नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण भी। तो अगर कोई भी डैम में आने वाले दिनों में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिस्मिक हैज़ार्ड असेसमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखिए, बात कर रहे थे हम लोग सेकंड और थर्ड फेज़ की, तो फर्स्ट फेज़ के बारे में आपको देखना चाहिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि ये प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ है वो 2012 में हुआ है और साथ ही साथ जो है इम्प्रूवमेंट कितना करना था, तो यहाँ पे टारगेट था कि 223 डैम को रिहैबिलिटेट करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, वो भी 7 स्टेट में। और कब तक, तो 2020 तक। तो 2020 हो गया ख़त्म, अब तो नेक्स्ट ईयर जो है 2021 चलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे सेकेंड और थर्ड फेज़ लाने की बात की गई है। तो यहाँ पे टोटल जो है आप लोग देख सकते हो कि 8 साल का ये जो है आपका ड्रिप 1 का यहाँ पे फेज़ था। ठीक है, ड्रिप 1 का 8 साल का था। अब ड्रिप 2 और ड्रिप 3 की बात करें तो इसको नेक्स्ट 10 ईयर्स में इसको कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि 2021 से 2031 तक का टारगेट रखा गया। अगला 10 साल में जो है यहाँ पे एग्जिस्टिंग 736 जो एग्जिस्टिंग डैम है, इसको यहाँ पे ठीक किया जाएगा। ठीक है, इसी के बाद हमने एक बॉडी भी देखी थी, सेंट्रल वाटर कमीशन। तो इस बॉडी के बारे में भी देख लीजिए। ये टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, वो भी वाटर रिसोर्सेज के फील्ड में, और आज की डेट में ये जो काम करती है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ ही काम कर रहे हैं। इसमें आप देखो कि इनका जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे हमारे कंट्री के जो यहाँ पे पूरी तरीके से वाटर रिसोर्सेज है उसको कंट्रोल करना है, कंजर्व करना है और बेटर तरीके से यूटिलाइज भी करना है, जिससे कि कुछ पर्पस यहाँ पे फुलफिल हो सके। तो वाटर का अगर सही तरीके से इस्तेमाल होगा तो क्या क्या पर्पस फुलफिल हो पाएगा। सबसे ज़्यादा पर्पस जो फुलफिल हो पाएगा वो इरीगेशन के लिए, क्योंकि इरीगेशन में ही सबसे ज़्यादा जो है वाटर की इस्तेमाल होती है। इरीगेशन सही तरीके से होगा तो फूड की जो सप्लाई है वो सही तरीके से होगा। साथ ही साथ हम लोग फ्लड को भी मैनेज कर पाएंगे। अगर वाटर को सही तरीके से मैनेज करना सीख गए तो अगर बाढ़ वगैरह आ रहा है तो उसको भी मैनेज करना सीख जाएंगे। साथ ही यहाँ पे वाटर सप्लाई भी कर पाएंगे, पीने योग्य जो पानी है वो लोगों तक पहुँचा पाएंगे, वाटर पावर डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। तो बहुत तरीके की चीज़ है कि वाटर को अगर आप लोग सेव करके चलते हो, वाटर को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते हो ना, तो आगे आने वाले दिनों में जो है वाटर को सही तरीके से जो है आप लोग यहाँ पे मैनेज भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जल ही जीवन है, तो पानी को बर्बाद ना करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह है ना जो कि वाटर स्कार्सिटी है, वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, अभी तो नहीं लेकिन गर्मी के मौसम में ज़रूर हो जाती है। तो वहाँ पे लोगों को जो है ना बहुत मुश्किल होता है अपनी दिनचर्या को भी और बेसिक एमिनिटीज़ को भी पूरा करने में। ठीक है, तो ये रही यहाँ पे हम लोग ड्रिप इरिगेशन के बारे में बात किए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। 2012 में स्टार्ट हुआ था, 2020 में फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर से 2031 तक 10 साल तक जो है फेज़ सेकंड और फेज़ थर्ड को यहाँ पे कंप्लीट करना है। नंबर ऑफ डैम्स कितने कंप्लीट हुए, तो 223 जो है पहले में था और 736 जो है वो सेकंड और थर्ड में इसको कंप्लीट करना है। टोटल डैम कितने हैं हमारे यहाँ पे, तो 5334 लार्ज डैम है, जिसमें कि 411 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर नंबर ऑफ डैम्स के कैटेगरी में हम लोग देखें तो थर्ड कैटेगरी में हम लोग आते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम क्यों लाया गया था और यहाँ पे क्या इसका ऑब्जेक्टिव था ये देख लिए। और फेज़ 1 में सिर्फ वर्ल्ड बैंक की सहायता थी, फेज़ 2 में आप लोग देखोगे कि वर्ल्ड बैंक और AIIB दोनों की सहायता से यहाँ पे ड्रिप प्रोजेक्ट को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। इसी के साथ डैम सेफ्टी बिल भी था, तो इसके बारे में भी आप लोग ने देख लिया। अब आगे आते हैं साइक्लोन वार्निंग सिस्टम के बारे में।
तो रिसेंटली आईएमओ जो आईएमडी है हमारा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है एक डायनेमिक और इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। तो ये है क्या? इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। एक्चुअली ये जो यूज़ किया जाएगा ये मेट्रोलॉजिकल डेटा में यूज़ किया जाएगा, साथ ही साथ इसको जो जियो स्पेशियल और जो पॉपुलेशन डेटा है उसको कंबाइन करके इसको देखा जाएगा, और साथ ही साथ एसेस किया जाएगा कि साइक्लोन का क्या इम्पैक्ट होगा किसी पर्टिकुलर एरिया में। कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगा। जैसे कोई साइक्लोन आता है, अभी आप लोग देखो कि जो अम्फन साइक्लोन आया था, वैसे तो इसके बाद बहुत सारे साइक्लोन आए थे, बट निसर्ग भी आया था, और अभी भी रिसेंटली आपको देखने को मिला होगा, मैं नाम भूल गई बट कोई नहीं। चलिए, अम्फन साइक्लोन क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें तहस नहस हुआ था, क्षति भी बहुत हुआ था, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा ध्यान रहता है। तो ये अम्फन साइक्लोन जो है ये जब आया था तो वेस्ट बंगाल और जो उड़ीसा वाली क्षेत्र थी उसमें बहुत ज़्यादा क्षति करके गया। तो मान लीजिए कि ये साइक्लोन आने वाला जब होगा तो यहाँ पे जो है ना, क्या करेंगे साइंटिस्ट, मेनली यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल डेटा जो होगा, यानी कि इससे मेट्रोलॉजिकल डेटा से ये पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला है, 2 दिन बाद आने वाली है, 3 दिन बाद आने वाली है, इस तरीके से पता चल जाता है। लेकिन जियो स्पेशियल अगर डेटा होगा, कहने का मतलब है कि जैसे जियो स्पेशियल कहने का मतलब है कि जोग्राफिकल लोकेशन का अगर डेटा होगा और साथ ही साथ पॉपुलेशन डेटा होगा, जैसे कि जिस तटीय रीजन में जो है वहाँ पे किस तरीके का जो है जियो स्पेशियल रीजन है, यानी कहने का मतलब है कि वहाँ पे कैसा जो है रीजन है, वहाँ पे कितना ज़्यादा बारिश, मतलब कि मौसम कैसी है, वहाँ पे बारिश कितना ज़्यादा होता है, पानी कितना है, वहाँ पे लैंड एरिया कितना है, सी एरिया कितना है, अगल बगल जो है वेटलैंड है कि नहीं, अगल बगल आपके लेक्स वगैरह है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को कहते हैं जियो स्पेशियल। इसी के साथ पॉपुलेशन डेटा अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए कि ये उड़ीसा का कोस्ट है, यहाँ पे ये देखा जाए कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कोस्ट के बगल में कितने लोग रहते हैं, अगर उनकी डेटा मिल जाए तो सारी चीज़ों को, डेटा को मिलाकर ये हम लोग ज़रूर ये बता सकते हैं कि कोई भी साइक्लोन आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन अगर हम लोग न्यूज़ सिस्टम के पार्ट में देखें तो जो भी यहाँ पे वार्निंग का जो लोकेशन है और डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक है, तो कुछ फैक्टर्स है जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि लोकल पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ पे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेटलमेंट कैसा है, लैंड का यूज़ कैसा हो रहा है, कुछ और एलिमेंट जो कि प्रिपेयर करना होगा। और इसका एम बस यही है ना, क्योंकि अम्फन साइक्लोन से आप देखे होंगे कि कितना ज़्यादा ह्यूज लॉस हुआ था, यानी कि प्राइवेट और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा लॉस होती है। जब कहीं पर भी अगर साइक्लोन आता है ना तो डैमेजेस बहुत होता है और इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज़्यादा होती है। इकोनॉमिक लॉसेस कैसे होती है? जैसे आप देखते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रैक हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। जो कुछ सड़कें होती हैं वो आप देखते हो कि उसमें दरार आ जाती है, कुछ पुल वगैरह होते हैं वो तो टूट जाते हैं, ऐसा भी होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी के जो खंभे होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के जो यहाँ पे आपके पोल्स वगैरह होते हैं वो सारे गिर जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन ख़त्म हो जाती है, 2-3 दिन तक लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है। तो आप समझ सकते हो कि उनकी बेसिक नीड्स भी कैसे फुलफ़िल हो पाती है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो फिर आप लोग को अपना मोबाइल भी चार्ज करने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। इकोनॉमिक लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा क्षति होती है, पेड़ वगैरह भी जो है इधर उधर गिर जाते हैं, जिसके कारण और डैमेजेस होता है और प्रॉब्लम होती है। और यही सारी दिक्कत है, प्रॉब्लम और तो एन नंबर है। अगर आप लोग प्रॉब्लम के बारे में स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं तो एम्फन साइक्लोन को अगर आपने रीड किया है तो आप लोग समझ सकते हो कि किस तरीके का जो है, क्योंकि वो सुपर साइक्लोन था, तो वैसे साइक्लोन जब आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा क्षति हो जाता है। वैसे अगर आम साइक्लोन भी आता है, निसर्ग साइक्लोन भी आया था जो गुजरात वाले कोस्ट में, तो वो भी कम तबाही नहीं मचाया था, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो इन शॉर्ट यही करना है यहाँ पे वार्निंग देकर कि डैमेजेस कम हो जाता है। जब आपको पता होता है कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे कल अर्थक्वेक आने वाला है, तो आप अपना सेफ्टी मेजर्स लेके चलोगे ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारे डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज जो है ना वो यहाँ पे अच्छे तरीके से ये सारे डेटा को यूज़ कर पाएंगे। और आईएमडी जो है वो यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ वो यहाँ पे पार्टनरशिप कर रहे हैं, साथ ही इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस है एंड रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो मिलकर यहाँ पे काम कर पाएंगे। इसका इम्पैक्ट ये क्या है? इम्पैक्ट बेस्ड जो फॉरकास्टिंग कहा जा रहा है ये है क्या? इम्पैक्ट बेस्ड फॉरकास्टिंग किया जा रहा है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक्शन देखा जाएगा और रिस्पांस देखा जाएगा, वेदर का और क्लाइमेट क्राइसिस का, यानी कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा कि किस रिस्क का लेवल क्या है। जैसे आप लोग देखते हो कि जब बताया जाता है कि पहले ये नहीं बताया जाता कि ये जो साइक्लोन आने वाला है वो किस तरीके का साइक्लोन होगा, लेकिन ये जैसे जैसे साइक्लोन हमारे तरफ नज़दीक बढ़ते जाता है, हमारे कोस्ट की तरफ बढ़ते जाता है, किसी पर्टिकुलर स्टेट की तरफ बढ़ते जाता है, तब वो ये बताते हैं कि अच्छा ठीक है ये कितने रफ्तार से बढ़ रहा है, क्या उसकी स्पीड है, उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि
साइक्लोन का लेवल क्या है, ठीक है। लेकिन ये पहले ही बता दिया जाएगा कि रिस्क का लेवल क्या है। अब रिस्क किस बेसिस में, अगर वहाँ पे ज़्यादा पुल है, ज़्यादा ओवर ब्रिज है, ज़्यादा वहाँ पे रोड सड़कें वगैरह हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पोल है, ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन रहते हैं, तो ऑब्वियस है अगर उस जगह पे अगर साइक्लोन आएगा तो रिस्क ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वहाँ पे कोई पुल नहीं है, कोई भी रेलवे ट्रैक नहीं है, वैसे रेलवे ट्रैक तो टूटती वूटती नहीं है, मतलब मैं बता रही हूँ कि कोई भी वहाँ पे अगर आपका इस तरीके का ना ज़्यादा बड़े बड़े ट्रीज़ है, ना ज़्यादा बड़े आपके जो है वहाँ पे लोग रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे अगर साइक्लोन आएगा तो रिस्क बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये रिस्क बताया जा सकता है कि लेवल ऑफ रिस्क कैसा है अगर हम लोग इम्पैक्ट बेस्ड फॉरकास्टिंग करते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट अगर आप समझोगे ना तो ही आपको समझ में आएगा कि उसके पहले उसका खतरे का लेवल क्या है, ठीक है। साथ ही साथ इससे क्या होगा ना कि एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन पता चलेगा कि डिजास्टर से पहले सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, जिससे कि हम लोग जो सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट है वेदर और क्लाइमेट हैज़ार्ड का, उसको कम कर पाएंगे, है कि नहीं। आप भी वहाँ से डिस्प्लेस हो जाओगे जब आपको पता चलेगा कि आपके रीजन में साइक्लोन आने वाला है या अर्थक्वेक आने वाला है। अगर आप तटीय रीजन में नहीं रहते हो, बीच में रहते हो, लैंडलॉक्ड स्टेट में रहते हो, तो यानी कि आप जो है अर्थक्वेक से या फिर ज़्यादा जो है हिमालय के अगल बगल हो, तो अर्थक्वेक से आपको जो है ज़्यादा क्षति है, तो उस हिसाब से आप लोग जो है उस रीजन को उस रीजन से डिस्प्लेस भी हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। अब यहाँ पे हल्का सा समझिए कि कैसे ये जो इम्पैक्ट बेस्ड फॉरकास्टिंग है, ये नॉर्मल जो फॉरकास्ट अब तक किया जा रहा है ना, उससे कैसे डिफरेंट है। हैज़ार्ड क्या देख रहे हैं हम लोग, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात करें। दो तरीके की साइक्लोन होती है, वैसे तीन तरीके का होता है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, ठीक है। लेकिन आप लोग बेसिकली दो तरीके का ध्यान रखिए, ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन, टेम्परेट साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि ट्रॉपिक रीजन में आता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में अगर कोई साइक्लोन आती है तो उसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। मेजोरिटी हमारे कंट्री में यही देखा जाता है। तो फॉरकास्ट क्या है, तो यहाँ क्योंकि हम लोग ट्रॉपिक ट्रॉपिक जोन में आते हैं ना, इसीलिए, ठीक है। तो फॉरकास्ट अगर हम लोग देखें तो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो कैटेगरी होती है ना, वो आप लोग देखो कि 3 में अगर आप देखो तो विंड स्पीड कितना है, तो 125 किलोमीटर पर आवर है, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स तक, यानी कि 2 दिन तक ऐसे ही रहेंगे। वहीं अगर IBF अगर हम लोग इंडिविजुअल और मेंबर ऑफ पब्लिक के लिए देखें, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कैटेगरी 3 की है, टोटल कैटेगरी 5 या 6 होती है, तो कैटेगरी 3 की बात कर रहे हैं, तो इसमें विंड स्पीड जो है 125 किलोमीटर पर आवर तो है ही, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लैंडफॉल होगा, यानी कि जो समुद्र से उठता है ना, जो सी से हमारा साइक्लोन उठता है, जब वो लैंड से टकराता है ना, तो साइक्लोन की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो ये लैंडफॉल कब होगा, तो 12 आवर्स में, एक ही दिन में होगा। साथ ही साथ आधे आधे ही दिन का आप समझिए इन एन एक्स एंड वाई रीजन, और ये डैमेज कितना करेगा, तो क्रिटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे कि ब्रिज को भी करेगा या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी करेगा। एक्स टू वाई रीजन पूरा यहाँ पे आपका डैमेज करेगा। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए कि देखिए हैज़ार्ड जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है, लेकिन आज की डेट में हमें बस कितना पता चलता है, हमें बस इतना ही पता चलता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कैटेगरी नंबर 3 है, और ये तभी पता चलता है जब वो साइक्लोन हमारी तरफ आता है, यानी कि हमारे कोस्ट की तरफ आता है, बढ़ते जाता है, तब हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है। तो विंड स्पीड पता चलता है, और ये बताया जाता है कि एक्सपेक्टेड है कि 2 दिन या 3 दिन तक रहेगा। लेकिन अगर हम लोग इम्पैक्ट बेस्ड अगर हम लोग देखें, तो इसमें ये इम्पैक्ट भी बताया जाएगा कि ठीक है, इतना विंड स्पीड तो है ही, और इतने समय तक रहेगा, और कहाँ से कहाँ रीजन तक रहेगा ये भी बताया जाएगा। एक्स और वाई रीजन बताया जा रहा है। मान लीजिए कि दो डिस्ट्रिक्ट का नाम रख लीजिए आप लोग, किसी भी स्टेट का, तो वहाँ से वहाँ तक जो है इम्पैक्ट करेगा, और वहाँ से वहाँ तक जितने भी ब्रिजेस है वो टूटेगी, जितने भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ठप हो जाएगा, जितने भी वहाँ पे बिल्डिंग्स के शीशे हैं वो टूट जाएंगे, और जितने भी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पोल है वो गिरेंगे। बड़े बड़े पौधे हैं तो 10 है तो उसमें 5 गिरने की आशंका है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो है डिटेल बताया जाएगा। तो अब आप समझ रहे हो कि इम्पैक्ट बेस्ड जो फॉरकास्टिंग है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उससे कितना ज़्यादा जो है सही इन्फॉर्मेशन हमें पता चल पाएगा। फाइन। अब यहाँ पे देखिए कि जो साइक्लोन वार्निंग इंडिया में क्या अभी सिस्टम चल रहा है, तो आज की डेट में साइक्लोन वार्निंग जो है वो तो प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो आपको देखने को मिलेगा एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स के द्वारा। लेकिन ये हर एक हमारे 9 कोस्टल स्टेट में नहीं है। एक्चुअली आप देखोगे ये हमारा पेनिसुला इंडिया है, इसमें 9 स्टेट आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो ये सब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो साइक्लोन वार्निंग है ये कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो है साइक्लोन वार्निंग सेंटर कहाँ है, तो ये भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में, विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में, और अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। तो कुछ सेंटर भी आप लोग देख लिए। और यहाँ पे जो है एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर कहाँ है, तो ये ध्यान रखिएगा कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई में है। और साइक्लोन वार्निंग सेंटर कहाँ है, तो ये भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और अहमदाबाद में है। मॉर्निंग जो है वो यहाँ पे इशू किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो 4 स्टेजेस में किया जाता है। प्री साइक्लोन वॉच, साइक्लोन अलर्ट, साइक्लोन वार्निंग, पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक। यानी कि प्री साइक्लोन वॉच, साइक्लोन आने से पहले, यानी कि ये 72 घंटे पहले ही बता दिया जाता है कि हाँ साइक्लोन आने वाला है।
फिर साइक्लोन अलर्ट, जब साइक्लोन 48 आवर्स पहले यानी कि 2 दिन पहले बताया जाता है कि साइक्लोन आने वाला है, एडवांस इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है उस लोकेशन के बारे में। फिर साइक्लोन वार्निंग होती है, यानी कि एक दिन पहले जो है यहाँ पे साइक्लोन के बारे में बता दिया जाता है और एडवांस वेदर के बारे में बताया जाता है। फिर पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक, यानी कि 12 घंटे में जब वो साइक्लोन जो है लैंड कर जाता है, ज़मीन से टकरा जाता है, तब उसकी कितनी डेज़ तक वो रहने की चांसेस है और कितना वो डैमेजेस करेगा, तो इस हिसाब से बताया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग देखो आज की डेट में इतना तो होता ही है, क्योंकि कोई भी साइक्लोन आने वाला रहता है तो आप लोग देखते हो कि न्यूज़ में जो है 4 दिन पहले ही पता चल जाता है कि हाँ ये साइक्लोन आने वाली है। 2 दिन पहले जो है उसके बारे में और बताया जाता है कि ये साइक्लोन जो है इस स्टेट में आपका हिट करेगा। एक दिन पहले जो है उस स्टेट के लोगों को, स्टेट गवर्नमेंट को और पूरे एडमिनिस्ट्रेटर को बताया जाता है कि यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है, तो वो लोग उस प्रॉब्लम के हिसाब से जो है वहाँ पे व्यवस्था करने लगते हैं। आप लोग देखे होंगे कि नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट एनडीआरएफ के जो लोग होते हैं वो भी होते हैं, एसडीआरएफ के लोग भी वहाँ पे तैनात हो जाते हैं कि अगर ज़्यादा सिचुएशन अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर ख़राब होगी तो उसको टैकल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो है वो वहाँ पे तैयारी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ गए कि अब क्या किया जा रहा है, इम्पैक्ट बेस्ड फॉरकास्टिंग की बात की जा रही है, तो इसका क्या यहाँ पे यूज़फुलनेस है ये आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए एक और टॉपिक है जो कि है सर्कुलर बायो इकॉनमी। तो ये सर्कुलर इकॉनमी के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सर्कुलर बायो इकॉनमी क्या है ये समझिए। सर्कुलर बायो इकॉनमी यानी कि अभी क्या हुआ है कि यूरोपियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश किया गया है 10 पॉइंट एक्शन प्लान, वो भी सर्कुलर बायो इकॉनमी के लिए, और ये हमारे वेलबींग के लिए होगा। तो ये एक इंस्टीट्यूट है यानी कि यूरोपियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 29 यूरोपियन स्टेट के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि रिसर्च करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होता है तो उसको ये रिसर्च करते हैं और पॉलिसी भी लेकर आते हैं। सर्कुलर बायो इकॉनमी कहने का मतलब है कि यहाँ पे इंटरैक्शन है, यानी कि बायो इकॉनमी और सर्कुलर इकॉनमी का। तो यहाँ पे बायो इकॉनमी कहने का मतलब है कि फॉसिल कार्बन जो कि यहाँ पे रिन्यूएबल कार्बन से आपका निकल कर आता है, और वो भी बायोमास जो कि यहाँ पे एग्रीकल्चर से है, फॉरेस्ट्री से है, मैराइन इन्वायरमेंट से है, जिसमें कि बायो प्रोडक्ट भी है और वेस्टेज भी है। तो ये हो गया बायो इकॉनमी। ठीक है, बायो इकॉनमी जो कि फॉसिल कार्बन से आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बायोमास जो कि आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और मैराइन इन्वायरमेंट से निकलता है। सर्कुलर इकॉनमी कहने का मतलब है कि इंडस्ट्रियल सिस्टम है जिसमें कि फिर से यहाँ पे जो है इंटरैक्शन, इंटेंशन और डिज़ाइन के थ्रू यहाँ पे रीजनरेट और रीस्टोर किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, ये यहाँ पे सर्कुलर मतलब आप गोल समझ रहे हो। कोई भी अगर सर्कुलर इकॉनमी की बात करते हैं तो वो एक दूसरे से जो है ना इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इंटरकनेक्टेड होते हैं और यहाँ पे कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, एंड पॉइंट से फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। जैसे कि ये लीनियर इकॉनमी है, लीनियर इकॉनमी क्या होता है, ए पे स्टार्ट होता है बी पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये सर्कुलर इकॉनमी रहे ना तो यहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ए से स्टार्ट होता है फिर ए पे ही यहाँ पे फिर से रीस्टार्ट होता है, फिर ए पे आके रीस्टार्ट होता है। ठीक है, तो सर्कुलर इकॉनमी को हम लोग बेटर मानते हैं, लीनियर इकॉनमी जो है इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे बायो इकॉनमी कहा जा रहा है, यानी कि इन्वायरमेंट पॉइंट को भी यहाँ पे जो है इंक्लूड किया जा रहा है। जैसे कि फ्रेश वाटर को यूज़ किया जाएगा, फिर यहाँ पे बायो जियोकेमिकल फ्लोज होगा, इससे ओशन एसिडिफिकेशन होगा, फिर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एरोजोल लोडिंग होगा, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लेशन यहाँ पे कम होगा, नोवेल एंटिटीज़, क्लाइमेट चेंज हो पाएगा, क्लाइमेट चेंज को टैकल कर पाएंगे, बायोस्फीयर इंटीग्रिटी है, लैंड सिस्टम चेंजेस है। तो ये सारे कंपोनेंट है जो कि आपको बायो इकॉनमी और सर्कुलर इकॉनमी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 पॉइंट एक्शन प्लान का क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले सस्टेनेबल वेलबींग है, यानी कि जितने भी लोग हमारे धरती में रह रहे हैं, और साथ ही साथ अगर हम लोग फॉरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारी इकॉनमी भी और हमारे लोगों की और हमारे इन्वायरमेंट की भी स्थिति यहाँ पे सही हो पाएगी। हमें नेचर में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि अगर अभी हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ये तो हमारे नेचर से ही हो रहा है, साथ ही साथ कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से भी हो रहा है। तो हमें एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नेचर को तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक हम लोग उसमें इन्वेस्ट ना करें, जब तक हम लोग उसके लिए पॉलिसी नहीं बनाएं, जब तक हम लोग उसके लिए अलर्ट ना हो। तो वो काम करना है। साथ ही एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, रीथिंक करना है हमारे लैंड के बारे में, फूड के बारे में, हेल्थ सिस्टम के बारे में। साथ ही इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को भी ट्रांसफॉर्म करना है, सिटीज़ को री इमेजिन करनी है, और एक अच्छा खासा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाकर लेके आना है। इसके साथ आप देखो कि मिशन ओरिएंटेड इनोवेशन लेकर आना है, कि क्या हमारा मिशन है उसी के जैसा हमें जो है यहाँ पे इनोवेशन करना है, और फाइनेंस और यहाँ पे एक्सेस करना है, क्योंकि बिना फाइनेंस के ये काम नहीं हो पाएगा, और जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसको भी इन्हांस करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर 10 एक्शन पॉइंट रखा गया है। और लेकिन हम लोग सर्कुलर बायो इकॉनमी के बारे में क्यों कह रहे हैं, सर्कुलर बायो इकॉनमी के बारे में हम लोग इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो लीनियर फॉसिल बेस्ड जो इकोनॉमिक मॉडल है ना, वो हमारे सोसाइटी में ऑलरेडी जो है कुछ आप लोग देखो कि बाउंड्री को पास कर चुकी है, लेकिन ये
उसमें ज़्यादा आपको सक्सेस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सर्कुलर बायो इकोनॉमी में क्या होता है ना कि यहाँ पे आपका रिप्रोड्यूस होने का सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है। करंट इकोनॉमिक जो मॉडल है वो लीनियर था, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, इसीलिए अब हमें जो है अपने मॉडल को चेंज करना है। सर्कुलर बायो इकोनॉमी जो है ना, इससे क्या होगा कि रिसोर्सेज और इको इफिशियंसी जो है ज़्यादा इंप्रूव हो पाएगा। ग्रीन हाउस गैस की जो फुटप्रिंट है यानी इमिशन है वो कम हो पाएगी। डिमांड जो फॉसिल कार्बन का है वो कम हो पाएगा। सर्कुलर बायो इकोनॉमी की पोटेंशियल देखें तो इसमें इनोवेशन करने का काम है कि नए नए तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। इससे जॉब क्रिएशन होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, और इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल कर आएगी। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सर्कुलर बायो इकोनॉमी के बारे में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है और बस एक आर्टिकल ये बची है। देखिए ये सारे जो अभी कॉन्सेप्ट है ना, ये न्यू आए हैं बायो, जो सर्कुलर बायो इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कुछ डिटेल में बात होगा इससे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग घबराइए मत। डिसएंगेजिंग प्रीमियर ग्रीन इंस्टीट्यूट, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रिकमेंड किया गया है कि यहाँ पे 5 प्रीमियर जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है उसको यहाँ पे डिसएंगेज करना है। और प्रेजेंटली ये किसके अंडर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर है। डिसएंगेजमेंट से क्या होगा, दो एस्पेक्ट होगा, एक तो गवर्नमेंट सपोर्ट खत्म हो जाएगा और दूसरा जो है मैनेजमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये जो कमेटी है इनके द्वारा यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि डिसएंगेजमेंट करना है ये सारे ऑटोनोमस बॉडीज़ है। तो कौन कौन से ऐसे बॉडीज़ है जिससे कि सरकार को बाहर निकलना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, और CPR इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर है, सेंटर ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन है। तो ये जगहों से जो है डिसएंगेज करना है। यहाँ पे साथ ही ये भी रिकमेंड किया गया है कि जो सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट और नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट है इसको मर्ज करना है, एक ही साथ करना है। और दोनों का यहाँ पे सिमिलर रोल होना चाहिए कि कैसे कोस्टल को सही तरीके से मैनेज करें, जिससे कि जो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे कम हो जाए। क्योंकि देखिए दो बॉडी होगी ना, तो इस बॉडी ये भी बॉडी यहाँ पे कोस्टल रीजन में वही काम करेगी और कहीं ना कहीं ये भी बॉडी जो है कोस्टल रीजन में वही काम करेगी। तो क्यों ना ये दोनों बॉडी को मर्ज कर दिया जाए और यहाँ पे कोस्टल रीजन में एक ही साथ एक ही काम किया जाए। यहाँ पे ये और भी एक रिकमेंडेशन दिया गया है कि इंडियन काउंसिल फॉर जो फॉरेस्ट एंड रिसर्च एजुकेशन है, GB प्लांट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये सारे कुछ बॉडीज़ है जिसको कि यहाँ पे फिनेंशियल सपोर्ट मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं पूछी जाएगी, बस हल्का फुल्का आप याद रखिए। कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में जानिए जो कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन मैनेजमेंट। ये हमारा जो है ना फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, ये हमारे फॉरेस्ट के एरिया को मैनेज करने के लिए बहुत ही बढ़िया ये इंस्टीट्यूट है। कुछ यहाँ पे आप देखोगे कि इंडिविजुअल के द्वारा भी यहाँ पे काम किया जाता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी काम किया जाता है। और ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो भोपाल में है। उसके बाद ही आपको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। ये इस्टेब्लिश हुआ है 1982 में। ये आप देखोगे कि यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, एकेडमिक कोर्सेज होता है, वाइल्ड लाइफ रिसर्च में एडवाइजरी होता है। और ये कहाँ लोकेटेड है, तो देहरादून में। उसके बाद CPR इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने का काम किया जाता है हमारे फॉरेस्ट के बारे में। और कुछ की टारगेट ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे कि कहाँ कहाँ अवेयरनेस फैलाना है, तो बच्चों को, जो स्कूल के बच्चे होते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ होती है, विमेन होती है, तो उनको अवेयर करने के लिए यहाँ पे जो है इनके द्वारा प्रोग्राम चलाया जाता है। ये कहाँ पे है, तो ये चेन्नई में है। उसके बाद इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज़ रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे जो काम किया जाता है वो यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ को जो है डेवलपमेंट और एडॉप्शंस के लिए किया जाता है, वो भी वुड वाले फील्ड में, और रिन्यूएबल फाइबर से जो यहाँ पे पैनल प्रोडक्ट निकलते हैं उस वाले फील्ड में। इसको कहाँ, ये इसकी इंस्टीट्यूट है, तो बैंगलोर में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करती है प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, मटेरियल को डेवलप करने के लिए, जिससे कि इन्वायरमेंट के बारे में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लोगों के अंदर ये अवेयरनेस निकल कर आए। ये है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा भी दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। क्लाइमेट चेंज के द्वारा तो नहीं दिया जाता, ये क्लाइमेट चेंज का ये एक आपका पार्ट है। साथ ही यहाँ पे हेड ऑफिस कहाँ है, तो अहमदाबाद में। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, 1984 में। तो ये 5 ऐसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इंस्टीट्यूट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसको इंगेज करेंगे, वो भी इन सारे ऑटोनोमस बॉडी से। तो यहाँ पे ऑटोनोमस बॉडी अब ये नहीं रहेगा, अब इसको किसी ना किसी के अंदर ये लाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे अच्छे हैं, अच्छा भी काम करते हैं ये जितने भी इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ। लेकिन अब इसको और बेहतर तरीके से काम करने के लिए जो है इसको इस तरीके का जो है आपका प्रोग्राम लाया जा रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, और भी इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे।
ये सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, हर एक इंस्टीट्यूट के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर दिया गया है, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट की लेसन कंप्लीट हो गई। थोड़ी सी 2 लेसन लास्ट की जो है मैं जल्दी से यहाँ पे कंप्लीट की हूँ, क्योंकि फिर आपकी 1 घंटे की लेसन हो जाएगी, तो फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है उसको मैं टाइम लेकर बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश करती हूँ। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम फिर उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिर उसको जो है मैं टाइम कम देती हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं कल हम लोग फिर से। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है, तो आप फ्री होकर कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको नेक्स्ट लेसन भी देखना है, क्योंकि सोशल इश्यूज स्टार्ट होगा, बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, ज्वाइन कर लीजिए या फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। या फिर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे चैनल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि रिसोर्स पॉइंट यूपीएससी के नाम से है। तो आप लोग कहीं पे भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।